छत के लिए एक सहारे की जरूरत होती है और उस सहारा देने वाले स्तंभ को एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। उसी प्रकार टॉप पर पहुंचने के लिए एक सीढ़ी पर जरूरत होती है, जिस पर मनुष्य धीरे धीरे चढ़ता हुआ अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है। अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है। कर्म का फल मीठा होता है और उस मीठे फल से वंचित न रहिए। कर्म कीजिए और सफलता को हासिल कीजिए। आज का टॉपिक हमारा है गुर्जर प्रतिहार वंश का राजनीतिक इतिहास। यह इकाई 1 है। इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि गुर्जर प्रतिहार वंश होता क्या है, इसकी स्थापना किसने की और इसके संस्थापक कौन है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है, नाम से क्लियर है। गुर्जर मतलब जो होता है वह गुजर होता है। गुजर एक जाति है और गुजरात के नाम पर ही इसका शार्ट नाम रखा गया है गुर्जर। गुर्जर एक जाति को कहते हैं गुज्जर, और इसका राज्य एक जो है गुजरात, उसी के नाम पर यह गुर्जर पड़ा है। प्रतिहार, प्रतिहार मतलब इसका जब संधि करेंगे तो होगा प्रतिधन हार। प्रति मतलब दूसरों की, हार मतलब रक्षा करने वाली, यानी दूसरों की जो रक्षा करता है उसको कहेंगे प्रतिहार। वंश मतलब कुल खानदान, दूसरों की रक्षा करने वाले को प्रतिहार कहेंगे। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश है बच्चा लोग, यानी ध्यान दीजिए, उन्हीं कहाँ देख रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई, जिसकी स्थापना हरिचंद नामक व्यक्ति ने की थी। इस गुर्जर प्रतिहार वंश में हम लोग जो मुख्य राजा होंगे, शासक होंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो मेन होंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो सिर्फ परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में 2 हैं। एक है नागभट्ट द्वितीय और दूसरा है मिहिर भोज प्रथम। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में सामान्य परिचय जानेंगे, फिर इसके बाद नागभट्ट द्वितीय का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर स्थापना हो चुका है और गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक जो था वो नागभट्ट प्रथम था, जो 750 ईस्वी में आया था गुर्जर प्रतिहार वंश की गद्दी पर शासन करने के लिए। इसके बाद जो दूसरा संस्थापक हुआ वह इसका पुत्र हुआ देवराज। देवराज के बाद चौथा जो शासक हुआ उसका पुत्र हुआ वत्सराज। वत्सराज के बाद आता है उसके बेटे नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल, जो 800 से 833 ईस्वी तक था। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार जो वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी उस समय भीनमल में थी। इसका प्राचीन नाम श्रीमाला है, जिसका प्राचीन नाम श्रीमाल था उस समय जब यह गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई थी। उस समय यह राजस्थान के जालौर जिले में स्थित था, जो भीनमल इसकी राजधानी है। गुर्जर प्रतिहार वंश की भीनमल उस समय जालौर के राजस्थान के जालौर जिले में ये भीनमल स्थित था। वहीं पर गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी। तो इसके बाद आता है नागभट्ट द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो सबसे पहले हम किसी भी राजा के बारे में अध्ययन करेंगे, एक छोटा सा उसका प्रारूप बना लेंगे जिसको प्रस्तावना कहते हैं। तो उससे परीक्षा में भी हमको बड़ा से बड़ा उत्तर लिख सकते हैं, छोटा से छोटा उत्तर। जितना
अंक उसको जितना पैराग्राफ में कहेगा, जितने शब्दों में कहेगा उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमको जो राजा या शासन करने वाला होता है उसके बारे में याद करने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे कि यह एक वत्सराज का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था ही। उत्तराधिकारी इसी तरह पॉइंट दे देकर जितने भी इसमें मुख्य पॉइंट होंगे उसको हम बनाएंगे, जिससे हमको परीक्षा आते समय हमको यह याद करने के लिए आसानी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट होगा कि ग्वालियर अभिलेख। दूसरा पॉइंट होगा कि यह एक पराक्रमी, कुशल, महान एवं कर्तव्यनिष्ठ शासक था ही। जितना कह लेंगे सब कूट कूट कर भरा था। तो इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट आता है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख क्या बताता है? ग्वालियर अभिलेख यह बताता है कि कन्नौज के राजा चक्रायुद्ध अभी इन सब के बारे में बताएंगे। चक्रायुद्ध कौन था, ग्वालियर अभिलेख क्या होता है, सबके बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। हम इस टॉपिक पर आते हैं। को पराजित किया। तो यहाँ पर आता है ग्वालियर अभिलेख। फिर इसके बाद आता है लेखों के अनुसार पता चलता है कि ये नहीं दिया कौन सा लेख है। लेखों के अनुसार पता चलता है कि अभिलेखों के अनुसार, लेख कहें या अभिलेख कहें दोनों एक ही बात है। लेखों के अनुसार जो है आंध्र, कलिंग, मालवा, सिंध के राजा का आत्मसमर्पण। जिस प्रकार से दीपशिखा पतिंगा के समक्ष पतिंगा करते हैं, उस प्रकार से। तो यहाँ पर आया है, अभी इसके नीचे और लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से पहले दंड कर लेते हैं, फिर इसके बाद ऊपर लिखेंगे। जो नागभट्ट द्वितीय था यह वत्सराज का पुत्र था, उसका उत्तराधिकारी हुआ। जो नागभट्ट द्वितीय था यह गुर्जर प्रतिहार वंश का 5वां सबसे शक्तिशाली शासक था। यह एक पराक्रमी, कुशल एवं महान शासक, कर्तव्यनिष्ठ था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के राजा चक्रायुद्ध कौन था। अब ग्वालियर लेख क्या होता है? ग्वालियर अभिलेख जो है इसकी स्थापना यह जो मिला है हुड़ वंश के शासक मिहिर कुल के शासनकाल में मिला है, जो इस समय कोलकाता के संग्रहालय में स्थित है। जितने भी, एक बात एक नोट पॉइंट कर लीजिएगा सभी लोग कि जितने भी लेख, अभिलेख, प्रशस्ति होते हैं ये सभी किसी न किसी जगह या स्थान के नाम पर होते हैं। कोई भी अभिलेख या लेखा है, या देखिएगा वहाँ पर लिखा हुआ ग्वालियर अभिलेख, राधनपुर अभिलेख,
सिसवा अभिलेख, जितने भी अभिलेख होंगे वो किसी न किसी स्थान, गांव, जिला, शहर, किसी न किसी के नाम पर रखे होते हैं। तो समझ लीजिएगा कि यह एक किसी स्थान के नाम पर ही यह रखा गया है। तो कन्नौज के राजा चक्रायुद्ध को जब पराजित किया तो यह जो नागभट्ट द्वितीय था, कन्नौज को ही अपनी यह राजधानी बना लिया। समझ रहे हैं ना सभी लोग? उनिया कहाँ देख रहे हैं? तब जब कन्नौज को ही राजधानी बना लिया तो जो लेखों के अनुसार पता चलता है कि यह आंध्र, कलिंग, मालवा, सिंध के जो राजा थे, यह सब भयभीत होकर नागभट्ट द्वितीय के समक्ष यानी सामने उसी प्रकार से आत्मसमर्पण कर दिए जिस प्रकार से दीप शिखा यानी दिया के लो के समीप, जलते हुए दिया के समीप कीट पतंग आत्मसमर्पण कर देती हैं। उसी प्रकार से यह जो आंध्र, कलिंग, आंध्र एक जाति है और आंध्र से आंध्र प्रदेश को भी जाना जाता है। आंध्र से कलिंग भी एक प्राचीन राज्य का नाम है। कलिंग प्राचीन, मालवा भी एक राज्य है और सिंध से सटा हुआ पंजाब है। उसी प्रकार से समर्पण कर दिया जिस प्रकार से पतिंगा ने। इसके बाद आता है कि मुंगेर, पांचवा है। पांचवा जो आता है, इसी प्रकार से एक छोटा सा प्रारूप तैयार करके उसको हम चाहेंगे तो विस्तार, इसको हम चाहेंगे कि और विस्तार कर सकते हैं या जितने शब्दों में पूछेगा उसके अनुसार हम इसको ढाल बना कर लिख सकते हैं। तो पांचवा जो आएगा वह मुंगेर का अभिलेख। मुंगेर के समीप यह एक मुंगेर स्थान है जो बिहार का एक जिला है। मुंगेर बिहार का एक जिला है। इसके समीप क्या हुआ था? इसके समीप मुंगेर के समीप गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। क्या किया था? अब यह गोविंद तृतीय कौन है? गोविंद तृतीय जो है राष्ट्रकूट वंश का एक शक्तिशाली संस्थापक था। देखिए उस समय जो था जब नागभट्ट द्वितीय शासन कर रहा था उस समय इसके आसपास के राज्यों में और भी शासक शासन कर रहे थे। उसमें से एक था गोविंद तृतीय जो दक्षिण भारत में शासन कर रहा था। दक्षिण छोर पर यह गोविंद तृतीय था और उत्तर छोर पर एक और राजा था धर्मपाल जो पाल वंश का, बंगाल के पाल वंश का शासक है, पूर्व में शासन कर रहा था। और बीच में था जो नागभट्ट द्वितीय था। तो कन्नौज पर युद्ध करने के लिए ये तीनों ही राजा बहुत जागरूकता से बेचैन थे कि कौन इसको जीतेगा। तो सबसे पहले नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुद्ध को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद कुछ राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर इसके बाद आया गोविंद तृतीय इस नागभट्ट द्वितीय के क्षेत्र में। तो गोविंद तृतीय से जब नागभट्ट का युद्ध हुआ तो उसमें गोविंद द्वितीय की पराजय गोविंद तृतीय के द्वारा हो गई। जब हो गई तो इसके बाद छठवां आता है गोविंद तृतीय ने राधनपुर लेख से पता चलता है। राधनपुर भी एक जगह का नाम है। राधनपुर अभिलेख
कि गोविंद तृतीय ने धर्मपाल और उसका जो वहां पर मनोनीत किया गया राजा था चक्रायुध, इसको भी पराजित किया। ये जो गोविंद तृतीय था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, इस धर्मपाल को भी पराजित किया और उसके साथ उसका द्वारा मनोनीत शासक चक्रायुध को भी पराजित किया और नागभट्ट द्वितीय को भी पराजित किया। यानी तीनों लोगों को पराजित करने के बाद गोविंद तृतीय हिमालय तक पहुंचकर, हिमालय जो है वहां तक पहुंचकर निजी कारणों से यह अपने स्वदेश लौट गया, जिससे नागभट्ट द्वितीय अपनी शक्ति पुनः वापस ले ली, यानी अपना साम्राज्य फिर से खड़ा कर लिया एक बार। फिर इसके बाद धर्मपाल से युद्ध हुआ। तो धर्मपाल से जब युद्ध हुआ, सातवां आता है, धर्मपाल से जब युद्ध हुआ तो यह नागभट्ट द्वितीय धर्मपाल को पराजित करके वहां अपना एक शासक चक्रायुध को बैठा दिया। धर्मपाल को पराजित कर दिया। इसके बाद आता है इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक था। तो इसका जो साम्राज्य विस्तार था नागभट्ट द्वितीय का, यह हिमालय से नर्मदा नदी तक, यह जो नागभट्ट द्वितीय का साम्राज्य था यह हिमालय से नर्मदा नदी तक तथा गुजरात से बंगाल की सीमा तक विस्तृत था। और जो इसके सामंत थे वह थे कक, बाहुक, धवल और शंकरगढ़। बन गया।